इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये कोर्स अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इस पहले ब्रीफली मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। ये प्रोबेबिलिटी होती क्या है और स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है। हम अपने रेगुलर लाइफ में देखते हैं कि काफ़ी सारे विधान होते हैं जो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं डिटर्मिनिस्टिक स्टेटमेंट्स, निश्चित वक्तव्य या निश्चित विधान। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी ये मेरे हाथ में एक पेन है, वो मैंने छोड़ दी यहाँ से तो वो नीचे गिरी, ये निश्चित है। या तो अभी मैं मेरे सामने एक दीवार है, मैं एक कदम दीवार के पास गया तो दीवार और मेरे बीच की दूरी जो है वो कम हो जाएगी, ये भी एक निश्चित विधान है। मैंने अगर बर्फ का एक गोला लिया और बाहर धूप में लग दिया तो ये निश्चित है कि ये बर्फ पिघलेगी और उसका पानी हो जाएगा। ये निश्चित विधान है, डिटर्मिनिस्टिक स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन काफी ऐसे हमें ऑब्जर्व करते हैं कि हम किसी एक कोई निश्चित विधान नहीं कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी रहती है। सो अनसर्टन स्टेटमेंट्स, उसके भी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है अनसर्टन स्टेटमेंट्स का अनिश्चित विधान, अनिश्चित वक्तव्य। सबसे सिंपल जो इसका एक एग्जाम्पल है वो होता है, अगर हम एक सिक्का ले, 1 रुपए का एक सिक्का ले और उसको उछाल दे तो ये नीचे गिरेगी, ये तो निश्चित विधान है। लेकिन जब वो जमीन पे गिरेगा सिक्का तो उसका ऊपरी जो भाग है उसमें हेड्स आएगी या टेल्स आएगी, ये हम निश्चित तौर पे वो देखने से पहले नहीं तय कर सकते कि ये हेड्स आने वाला है या टेल्स आने वाला है। ये एक अनिश्चितता होती है इस प्रयोग में। उसी तरह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले ले हम, ये सब एग्जांपल्स है जो आप सबने देखे हैं। एक जो बच्चे खेलते हैं पासा या डाई, या 2 डाइस लेके जब खेलते हैं, जब हम पासा उछालते हैं तो शायद मैं ये लिखना अच्छा है, टॉस अ कॉइन, तो उसमें या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा। उसमें 2 अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। कौन सा इन दोनों में से कौन सा परिणाम हर समय आएगा ये हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते। ये हेड्स को हम दर्शाएंगे H से और टेल्स को दर्शाएंगे T से। ये 2 परिणाम है जब हमें कॉइन को उछालते हैं। अगर उसी तरह हम एक डाई को उछालेंगे तो जो हमारा पासा होता है उसके 6 बाजुएं होती है, हर बाजू में एक नंबर लिखा रहता है, तो उसमें से कौन सा नंबर ऊपर आएगा ये हम निश्चित तौर पे उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो उसमें 6 अलग अलग परिणाम आ सकते हैं। ये इन 6 में से कोई भी परिणाम जब हम पासा उछालेंगे तो आ सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर वो दूसरे बार पासा उछाले या दूसरे बार ये सिक्का उछाले, जो तो वो पहले बार जो परिणाम आया था वो दूसरे बार नहीं आएगा, ये भी निश्चित नहीं है, दूसरे बार अलग परिणाम हो सकता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके परिणाम कौन से हैं उसमें अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। थोड़ा आगे आके देखेंगे तो खेलों के बारे में ही देखते हैं हम। एक डेक ऑफ कार्ड्स, जो ताश के पत्ते हैं, एक साधारण ताश के पत्ते ले हम तो उसमें 52 पत्ते होते हैं।
4 सूट्स होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हार्ट, स्पेड्स, क्लब्स और डायमंड्स। और हर सूट के हिंदी में कहेंगे हुकुम वगैरह वगैरह, हुकुम, पान वगैरह। तो उसमें हर एक में 13 पन्ने होते हैं, इक्के से लेकर इक्की, दुक्की, तिक्की, दहली, उसके बाद जैक, रानी और राजा, या उसको हम कह सकते हैं 11, 12, 13। तो जैसे हमने हेड्स और टेल्स के लिए एच और टी लिखा, उसी तरह हम पत्तों के लिए भी कोई सिंबल्स यूज करते हैं। समझ लीजिए स्पेड्स का इक्का S1, स्पेड्स की दुक्की S2, S3, इस तरह से S13 तक, जो कि होगा स्पेड्स का राजा। हार्ट्स की दुक्की से हार्ट्स के 13 पत्ते हैं, डायमंड्स के 13 पत्ते, और क्लब्स के 13 पत्ते। ये इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें 52 अलग अलग परिणाम हो सकते हैं, और हमने एक पत्ता अगर उसमें से निकाला तो इन 52 परिणामों में से कोई भी हो सकता है। और भी हम, क्योंकि हम इसी तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देने वाले, मैं इसके और भी उदाहरण लेता हूँ। और एक उदाहरण है, अगर हम फैक्ट्री में गए और एक फैक्ट्री में से जो जो कोई एक कंपोनेंट बनाती है, कंपोनेंट्स कोई घटक जैसे कि बैटरी हो या वायर हो, तो हर जो कंपोनेंट बाहर आता है फैक्ट्री के असेंबली लाइन से, उसको हम जांचेंगे कि वो ठीक है नहीं है, डिफेक्टिव है या डिफेक्टिव नहीं है। तो हमेशा जैसे हम उनको सिंबल से दर्शित करेंगे, डी फॉर डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव के लिए ND। तो ये 2 परिणाम होते हैं जब भी हम एक कंपोनेंट चूज करते हैं फैक्ट्री में से, जो नया कंपोनेंट बन के आया है उसको जांचेंगे तो या तो डिफेक्टिव है या तो नॉट डिफेक्टिव है। लेकिन जांचने से पहले हमें ये पता नहीं होगा कि ये डिफेक्टिव वाला कंपोनेंट है या नॉट डिफेक्टिव है, दोष रहित है या दोषपूर्ण है। ऐसे काफी सारे हैं। अगर हम किसी हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं, तो अगला जो बच्चा पैदा होगा उसका जेंडर क्या है? या तो मेल है या फीमेल है। बच्चा पैदा होने के बाद हम उनका जेंडर हमें पता चल जाएगा, लेकिन बच्चा पैदा होने से पहले हमें पता नहीं होगा कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये सारे जो उदाहरण है उसमें हम देखते हैं कि ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि इन सारे परिणामों में से कौन सा परिणाम इस बार आया है, दोबारा वही परिणाम आएगा, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। तो ये सब जो है, ये अनिश्चितता जो है, उसको हम एक सिस्टमैटिक तरीके से उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी थियरी। सो ये जो सब 4 या 5 उदाहरण लिए, ये एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है रैंडम एक्सपेरिमेंट के। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक तरह से इस प्रकार हम पहचान सकते हैं, जब भी एक परीक्षण या प्रयोग करेंगे, प्रयोग हम काफी ब्रॉड सेंस में देख रहे हैं। प्रयोग मतलब ऑब्जर्विंग जेंडर ऑफ द नेक्स्ट चाइल्ड, अगला जो बच्चा पैदा होने वाला है उसका जेंडर जांचेंगे, फैक्ट्री में से कंपोनेंट आ रहे हैं उसको जांचेंगे ये डिफेक्टिव है नहीं है, सिक्का उछालेंगे तो देखते हैं कि वो हेड्स है या टेल्स है,
पत्ता ताश का एक पत्ता हम चूज करेंगे, निकालेंगे, तो उसका परिणाम कौन सा है, ये 52 परिणामों से वो देखेंगे। ये सब एक्सपेरिमेंट है, ये स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। रैंडमनेस इसको इसलिए कहते हैं कि प्रयोग करने से पहले हमें पता नहीं है कि उसका परिणाम कौन सा आएगा। हमें पता है कि उसके जो भी परिणाम है वो किसी एक ढांचे में है, किसी एक सेट में है। हम उसको पूरे सब परिणामों का बारे में हमें पता है, लेकिन उन सभी परिणामों में से उसका एक्चुअल परिणाम कौन सा आएगा ये हमें पता नहीं होता है एक्सपेरिमेंट करने से पहले। और बार बार जब एक्सपेरिमेंट दोहराएंगे तो हर बार वही परिणाम आएगा ये भी निश्चित नहीं है, हर बार अलग अलग परिणाम आ सकते हैं। ये सब जो उदाहरण है ये हमने अपने जीवन में अनुभवे हैं, राइट। जब हम सिक्का उछालते हैं, हम क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट मैच से पहले हमेशा सिक्का उछालते हैं, कभी हेड्स आता है कभी टेल्स आता है। बचपन में बोर्ड गेम्स खेले होंगे, पासे उछाले होंगे, हर समय पासे का परिणाम पासा उछालने के बाद का परिणाम अलग अलग भिन्न भिन्न हो सकता है। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। और प्रोबेबिलिटी थियरी मोटे तौर पे ऐसे कह सकते हैं कि ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ना। सो स्टडी ऑफ randomness and uncertainty, अनिश्चितता जो है और रैंडमनेस जो है उसके बारे में हम सिस्टमैटिक तौर पे उसको पढ़ेंगे, उसको जांचेंगे, उसके बारे में उसको यूज करेंगे बाद में। तो ये प्रोबेबिलिटी थियरी है। तो इस कोर्स में शुरुआत में काफी करीब आधे कोर्स में हम प्रोबेबिलिटी थियरी को एक सिस्टमैटिक तौर पे पढ़ेंगे और उसके सेकंड हाफ में हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी थियरी में जो हम उसके मॉडल्स देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, वो यूज करेंगे हम स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे सेकंड हाफ में। मोटे तौर पे स्टैटिस्टिक्स जैसे आप शायद आपने ये नाम तो सुना ही होगा स्टैटिस्टिक्स, और फिर एक बार मोटे तौर पे स्टैटिस्टिक्स तब आता है जब हमारे पास आंकड़े होते हैं, डेटा होता है, काफी सारा डेटा होता है। तो उस डेटा को कैसे, उसका आकलन कैसे करें, आकलन एनालिसिस कैसे करें, ये हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक तौर पे। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ स्टडिंग दिस डेटा, रैंडम डेटा। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से डेटा आता है उसको तोलना, आकलन करना, और उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी थियरी का यूज करेंगे। स्टैटिस्टिक्स के भी कुछ उदाहरण हम देखते हैं। हम गेम्स की बात कर रहे हैं तो गेम्स में ही रह के भारत का जो सबसे पॉपुलर खेल है क्रिकेट। तो क्रिकेट में काफ़ी सारे स्टैटिस्टिक्स हम जो भी क्रिकेट में इंटरेस्टेड है देखते हैं। जैसे कि कोई एक बल्लेबाज का बैटिंग एवरेज, ये जो टर्म्स है एवरेज, अब मोटे तौर पे बैटिंग एवरेज अगर कोई क्रिकेट फॉलो करता है तो बैटिंग एवरेज पता है उनको क्या होती है, लेकिन हम वेरी क्लियरली देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, एक मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे एवरेज, ये सब टर्म्स वगैरह। अभी तो हम सिर्फ एग्जांपल देख रहे हैं। तो बैटिंग एवरेज क्या होती है, हमारे पास किसी एक बल्लेबाज के हर इनिंग्स के स्कोर रहते हैं, उसको हम वो स्कोर है हमारा
प्राइमरी डेटा, और उस डेटा को हम किसी किसी रूप में उसको, वो डेटा 100 इनिंग्स का डेटा या 300 इनिंग्स का डेटा हम एक साथ देख भी नहीं सकते हैं। उसका आकलन डायरेक्टली करना मुश्किल भी है। तो वो 300 इनिंग्स का जो बैटिंग का हर इनिंग्स का स्कोर है, उसको हम संक्षिप्त रूप से कैसे देख सकते हैं? तो उसका एक उदाहरण है एवरेज। वो 300 आंकड़े जो हैं, 300 डेटा पॉइंट जो है, उसको हम किसी मैथमेटिकली इकट्ठा करके उसको एक अच्छे तरीके से, एक स्टैटिस्टिकली अच्छे तरीके से उसको एक संक्षिप्त रूप में एक नंबर देते हैं। वो कैसे करते हैं और उसका मतलब क्या होता है, वो हम देखेंगे। बैटिंग एवरेज है। दूसरा उदाहरण अगर देखेंगे तो अभी क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, तो डेली टेम्परेचर्स हम देख सकते हैं। हमारे जीवन में भी गर्मी या विंटर में ठंड कितना है, कितनी होने का अनुमान है, यह हम सब जानना चाहते हैं। एग्रीकल्चरल यील्ड, जैसे कि कृषि उत्पादन, इसके भी आंकड़े हम काफी सालों से हमारे पास है, सरकार के पास होते हैं, और उसके बारे में हम सरकार ये जो आंकड़े हैं उसको एनालाइज करके, उसके बारे में वो एनालाइज करके अगले साल कितना एग्रीकल्चरल यील्ड आएगा, इसका अनुमान लगाना है, ये सब करते हैं। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स में हम देखेंगे। अभी हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं प्रोबेबिलिटी थियरी की, वो सिस्टमेटिक रूप से, जैसे हमने बोला, हम देखेंगे। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट या यादृच्छिक प्रयोग, परीक्षण उसको कह सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये एक परीक्षण है जिसमें कौन से परिणाम आएंगे ये निश्चित नहीं है। एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स, आउटकम का मतलब परिणाम, आउटकम्स आर अनसर्टन, अनिश्चित है। लेकिन जैसे कि हमने उदाहरणों में देखा, हमें कौन से परिणाम हो सकते हैं इसके बारे में पता है। इट कैन बी वन ऑफ सेवरल डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। अनेक काफी सारे परिणाम हैं, उसमें से एक परिणाम आएगा, ये हमें पता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में सबसे अहम जो बात है वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है? ये एक सेट है, एक समुच्चय है, जो कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी परिणामों का समुच्चय है। उसको ज्यादातर हम ओमेगा से दर्शाएंगे, और उसका सैंपल स्पेस की परिभाषा हम लिखते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी परीक्षण का या प्रयोग के सभी परिणामों का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसमें ये ऑल काफी महत्वपूर्ण शब्द है। इसमें से ये सभी परिणामों का समुच्चय है।
हमने अभी थोड़ी देर पहले काफी सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स देखे। हर एक में हमने एक्चुअली उसके परिणाम भी लिखे थे। उसको हम फिर एक बार दोहराते हैं, सो एग्जाम्पल्स और कई कुछ नए उदाहरण भी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी थियरी में हमेशा सबसे सिंपल जो एक्सपेरिमेंट होती है वो है टॉस अ कॉइन, और उसमें दो परिणाम हैं, हेड्स और टेल्स। लेकिन हमने वो एच और टी लिख दिए थे, अभी हम ओमेगा लिखने वाले हैं, और ओमेगा इज अ सेट, और सेट को मोटे जनरल तौर पे हम ये ब्रेस ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। जहां भी पॉसिबल है हम सेट को अगर दर्शाना है तो हम ये जो ब्रेस ब्रैकेट है उसके अंदर डालते हैं। उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, अवयव है, वो समुच्चय के अवयव है, एलिमेंट ऑफ द सेट। और इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, ये सैंपल स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में, हर अवयव एक परिणाम हो सकता है, और सभी परिणाम इस ओमेगा में मौजूद है। टॉस अ डाई, उसकी सैंपल स्पेस अलग होगी क्योंकि यह अलग परीक्षण है। उसकी सैंपल स्पेस हमने पहले ही सभी परिणाम देख लिए थे, और जब हम उसका ओमेगा लिखेंगे, उसके सैंपल स्पेस लिखेंगे, वो हम एक सेट के माध्यम से दर्शाएंगे। ये है जब पासा उछालने के बाद पासा उछालने के एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस। जैसे ताश के पत्तों में से एक पत्ता चूज करना या निकालना, पिक अ कार्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड डेक। स्टैंडर्ड डेक साधारण पत्ते जो होते हैं, 52 पत्ते उसमें से, और उसके ओमेगा हमने देखा काफी सारे हैं, सीमित है, परिमित है, 52 परिणाम है। लेकिन जैसे जैसे परिणामों की संख्या बढ़ती है, वो सेट के रूप में सभी लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम उसके लिए जैसे पहले किया था, हम कुछ सिंबल्स यूज करेंगे, ये डॉट 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 यूज करेंगे। अगर हमें टाइम है, स्पेस है, तो हम पूरे के पूरे 52 परिणाम भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं, डायमंड्स, क्लब्स और हार्ट्स, और उस सेट को हम क्लोज भी करेंगे। एक नया हम एक्सपेरिमेंट लेते हैं। हमने पहले देखा एक सिक्का अगर उछालेंगे तो उसमें हेड्स आएगी या टेल्स आएगी। अब हमारी एक्सपेरिमेंट नहीं है, या हम दो अलग अलग सिक्के लेते हैं, हर सिक्के में हेड्स हो सकती है, टेल्स हो सकती है। तो हमारी जो एक्सपेरिमेंट है, परीक्षण है, वो अब नया है। वो है दो सिक्के उछालना और दोनों के परिणाम देखना। तो उसमें कौन से, और दोनों सिक्कों में जो जो परिणाम आएंगे वो देखते हैं। तो उसकी जो सैंपल स्पेस है उसको हम कैसे दर्शाएंगे, वही हम देखते हैं। एच और टी, हेड्स और टेल्स, हमारे सिंबल्स यूज करेंगे। लेकिन पहले सिक्के में अगर हेड्स आई तो उसके साथ दूसरे सिक्के में हेड्स भी हो सकती है, टेल्स भी हो सकती है। समझ लीजिए पहले सिक्के में भी हेड्स है और दूसरे सिक्के में भी हेड्स है, तो हम उसको दर्शाएंगे एच एच की तरह। उसी तरह एच टी दर्शाता है जब पहले सिक्के में हेड्स है और दूसरे में टेल्स है। पहले सिक्के में टेल्स होगी और दूसरे में एच होगी, हेड्स होगी, तो टी एच और टी। और थोड़ा सा विचार करने पे आप देखेंगे कि
ये ही 4 परिणाम हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और परिणाम नहीं है जब हम 2 सिक्के उछालते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस है ये वाली, जिसमें 4 अलग अलग परिणाम मौजूद है। एक और नया उदाहरण लेते हैं। जब मैं ऑफिस जाता हूं तब रास्ते में काफी सारे सिग्नल है, एक पर्टिकुलर सिग्नल है, तो उसमें कभी हरी बत्ती मिलती है तो बस डायरेक्टली चली जाती है, कभी कभी लाल बत्ती होती है तो बस रुकती है वहां पे। तो कितनी देर रुकना पड़ेगा? तो स्टॉपिंग टाइम एट अ सिग्नल, लाल बत्ती या रेड लाइट में जब भी हम उस रेड लाइट के जाते हैं तो कितना देर हमें उस लाल बत्ती पे रुकना पड़ेगा। अब हम समझ लीजिए कि ये सेकंड्स में दर्शाएंगे, और उस लाल बत्ती का जो साइकिल है उसका साइकिल होता है 2 मिनट का या 120 सेकंड का। तो अलग अलग तरीके से हम इस वाले ओमेगा को दर्शा सकते हैं। ये कम से कम होगा 0 सेकंड्स। जब बस आती है तब हरी बत्ती है तो छट से चली जाएगी, तो रुकने का समय है 0 सेकंड्स। और ज्यादा से ज्यादा रुकना पड़ेगा जब जैसे ही आती है लाल बत्ती हो गई और पूरे 120 सेकंड रुकना पड़ेगा, और उसके बीच में कोई भी टाइम हो सकता है। तो हम एक इंटरवल के तौर पे इसको दर्शा सकते हैं। तो ये अलग तरीका का सैंपल स्पेस है और इसलिए अलग तरीका से उसको दर्शाया गया है। ये है इंटरवल 0 से लेके 120 तक, और ये सेकंड्स में है। तो 0 भी पॉसिबल है, 120 भी पॉसिबल है, लेकिन उसके बीच वाला कोई भी नंबर पॉसिबल है। ये है सभी परिणामों का समुच्चय इस एक्सपेरिमेंट के लिए। इसको जैसे कई सेट्स को, समुच्चयों को कई अलग अलग तरीके से दर्शाया जा सकता है, उसी तरह इस वाले एक उदाहरण में हम ये भी लिख सकते हैं। इस सैंपल स्पेस को ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ये सैंपल स्पेस जो है वो सभी नंबर x उसमें उसके अवयव है, जबकि x 0 और 120 के बीच में है। सो अलग अलग तरीके से सैंपल स्पेस किसी भी सेट को दर्शाया जा सकता है। ऐसे जो सैंपल स्पेस है उसको हम उनको भी हम इस कोर्स में देखेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद, कुछ हफ्तों के बाद हम इस तरह के एग्जाम्पल्स को के तरफ आएंगे। अभी हम जो पहले 4 एग्जाम्पल्स है और उससे पहले जो उदाहरण लिए उसमें हम ज्यादा समय बीतेंगे, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी थियरी के जो कंसेप्ट्स हैं उसको हम उन्हीं से स्टार्ट करेंगे, उन्हीं उदाहरणों से स्टार्ट करेंगे। आगे जाने से पहले आपके लिए, सभी के लिए एक एक्सरसाइज है जो आप अपने आप सोच सकते हैं और अपने आप लिख सकते हैं। ये जो हमने उदाहरण देखे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के और उसके साथ साथ उनके सैंपल स्पेस के, तो इसी तरह से इसके इन उदाहरणों के अलावा समझ लीजिए 5 और उदाहरण जांच लें। जैसे कि हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट बदलेगा, उसके साथ साथ सैंपल स्पेस भी बदलेगा। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के उदाहरण सोच लीजिए और उसके साथ साथ उनके सैंपल स्पेस भी लिख लीजिए। सैंपल स्पेस जैसे कि हमने कहा
सभी परिणामों का समुच्चय है। लेकिन कभी कभी हम किसी एक परिणाम के बारे में विशेष हमें ध्यान होता है, या कुछ परिणामों के उपसमुच्चय के बारे में हम ज्यादा जानना चाहते हैं। सो ये उसको हम कहते हैं इवेंट या घटना। इवेंट क्या होती है? ये कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के परिणामों की, कोई परिणामों की, उसमें एक परिणाम हो सकता है, 5 परिणाम हो सकते हैं, कोई परिणामों की इकट्ठा करके उसका समुच्चय जब बना लेते हैं उसको हम इवेंट कहते हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, ओमेगा को हमने कुछ देर पहले परिभाषित किया था। ओमेगा सभी परिणामों का समुच्चय है, और इवेंट को हम ए कैपिटल बी ऐसे लेटर से हमेशा दर्शाएंगे। इवेंट जो होती है वो है उसमें ओमेगा में से कुछ परिणामों का समुच्चय। मैथमेटिकली या सेट थियोरेटिकली हम लिखने जाएं तो ए ओमेगा का उपसमुच्चय है। ये है उपसमुच्चय। जब मैं ये सबसेट लिखता हूं या उपसमुच्चय लिखता हूं तो उसमें इक्वालिटी भी मौजूद है। ए ओमेगा के साथ भी हो सकता है। तो ओमेगा देख ले इवेंट की परिभाषा क्या है? इट इज एनी कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। ओमेगा क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सभी परिणामों का। इवेंट क्या है? उसका कोई भी कुछ भी परिणाम जो है इकट्ठा कर ले और उसको हम एक इवेंट कहेंगे। लेकिन सभी परिणाम भी एक कलेक्शन है, तो ओमेगा itself is an event. So omega हमेशा is also an event। और उसका कारण है, जैसे मैंने बोला, ये सबसेट हम लिखते हैं तो उसका इक्वालिटी भी उसमें मौजूद है, सबसेट और इक्वल। ओके, तो इवेंट की उदाहरण हम देखते हैं। हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट चूज करते हैं, टॉस अ डाई। ठीक है, जिसमें हमें पता है कि उसमें 6 अलग अलग परिणाम पॉसिबल है। इसमें अलग अलग इवेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो इवेंट्स के एग्जांपल्स इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। सपोज ई इज द इवेंट कि आउटकम इज इवन। जो परिणाम है वो एक सम संख्या है। तो परिणाम कौन से हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 या 6। उसमें से सम संख्या कौन से हैं? 2, 4 या 6। तो ये जो इवेंट है वो ओमेगा का एक उपसमुच्चय है, ओमेगा का एक सबसेट है। और कौन सा वाला सबसेट है? जिसमें केवल सम संख्या है और सभी सम संख्या है, ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम ओमेगा। तो ये है इवेंट ई।
दूसरा एक्सपेरिमेंट, दूसरा इवेंट देखते हैं। जो आउटकम है वो एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो उसमें से प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 एक प्राइम नंबर है, 3 है प्राइम नंबर, 5 है प्राइम नंबर, लेकिन 4 और 6 प्राइम नंबर नहीं है और 1 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो F जो इवेंट है वो, उसमें भी 3 परिणाम है, दो और कौन से परिणाम है? सभी अभाज्य संख्याएं ओमेगा में से। इसी तरह से आप अलग अलग तरीके से अपना फेवरेट इवेंट देख सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं। सपोज ए इज द इवेंट जिसमें आउटकम इज डिविजिबल बाय 4। जो भी परिणाम है उसको 4 से ठीक ठीक भागा जा सकता है। 4 उसका एक भाज्य है या विभाज्य है, ठीक है। तो उसमें मतलब ए में वो परिणाम है जो 4 के मल्टीपल्स है, 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल्स में आते हैं। ऐसे कौन से परिणाम है इस ओमेगा में? 4 तो रहेगा ही, लेकिन उसके अलावा और कोई भी परिणाम नहीं है जो 4 से भागा जा सकता है। तो इस इवेंट में केवल एक परिणाम है। हम और एक मैंने देखते हैं, आउटकम इज डिविजिबल बाय 3। तो उसी तरह से हम देखेंगे 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में कौन से परिणाम आते हैं ओमेगा में से। 3 तो रहेगी, उसके अलावा 6 भी 3 से ठीक ठीक भागा जा सकता है। तो बी इवेंट जो है उसमें 2 परिणाम है, 3 और 6। इसी तरह से हम और काफी सारे उदाहरण देख सकते हैं। इन उदाहरणों में हर इवेंट को हमने पहले इंग्लिश या हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन दिया और उसके बाद हमने देखा कि वो इवेंट क्या होता है। सो ये अलग अलग तरीके हैं इवेंट को दर्शाने के। हर तरीका हम आगे जाके यूज करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। मैंने और 2 उदाहरण यहाँ पे लिखे हैं। सी इज द इवेंट की आउटकम, जो परिणाम है वो 10 से कम है। परिणाम हमारे इस एक्सपेरिमेंट में एक नंबर होता है, 1 2 3 4 5 या 6। तो ये जो इवेंट है सी, उसमें हम उन सभी परिणामों को छाटेंगे जो 10 से कम है। और हम देखते हैं कि ये जो सभी परिणाम हैं, 6 के 6 परिणाम, वो सभी के सभी 10 से कम है। तो सी, ये जो इवेंट सी है वो, उसमें ये सभी 6 परिणाम आ जाएंगे। उसका मतलब है ये सी जो इवेंट है वो बिल्कुल ओमेगा के समान है। सी इवेंट और ओमेगा में कोई भी तफावत नहीं है, उसमें बिल्कुल वो ठीक ठीक एक ही इवेंट है। जैसे कि मैंने कहा, जो परिभाषा दी थी हमने इवेंट की, उसके मुताबिक भी ओमेगा इवेंट होती है। हर एक्सपेरिमेंट में उसकी सैंपल स्पेस इज ऑलवेज इवेंट, हमेशा सैंपल स्पेस एक इवेंट होता है। और इस एग्जाम्पल के द्वारा हमने देखा कि वो इवेंट क्यों है। उदाहरण उसका अपोजिट हम देखेंगे। ये इस एग्जाम्पल में लास्ट इवेंट मैं लिखने वाला हूं कि D इज द इवेंट की जिसमें
वो सभी आउटकम्स है जो 10 से ज्यादा है। अब वैसे कौन से परिणाम है इस एक्सपेरिमेंट में जो 10 से ज्यादा है? हम हर एक परिणाम को जांच सकते हैं और देखेंगे कि ये जो 6 परिणाम है ओमेगा में, वो सबके सब 10 से कम है, जैसे कि हमने सी को लिखते हुए देखा था। तो उसमें से एक भी परिणाम ऐसा नहीं है वो जो 10 से ज्यादा है। तो ये डी डी तो पहले तो ये एक समुच्चय है, तो उसको हम ब्रेस ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। जो भी उसके अवयव है उसको ब्रेस ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। लेकिन इसमें एक भी अवयव ऐसा नहीं है, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, परिणाम ऐसा नहीं है जो डी के अंदर आएगा। तो ये एक रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट। लेकिन ये भी एक इवेंट है। एम्प्टी सेट हमेशा एक इवेंट रहेगी। और सेट थियरी में उसको एम्प्टी सेट कहते हैं या रिक्त समुच्चय कहते हैं। हम इसको नल इवेंट कहेंगे। नल इवेंट का मतलब होता है उस इवेंट में एक भी परिणाम नहीं है। लेकिन अभी कुछ ही टाइम में हम देखेंगे कि ये नल इवेंट काफी इंपॉर्टेंट आती है। जैसे कि ये उदाहरण नंबर 6 में हमने देखा कि कोई कोई कह सकता है मुझे ऐसे परिणाम चाहिए जो 10 से ज्यादा है। तो इंग्लिश में या हिंदी में जब कहेंगे तो ये बहुत बहुत वेल डिफाइंड डेफिनेशन है डी के लिए। लेकिन हम जब देखते हैं कि डी में एक भी परिणाम नहीं, हम इसमें दो डेफिनेशंस देखते हैं। पहले तो है सिंपल इवेंट, परिभाषाएं और कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट कौन सा है? साधारण घटना। सिंपल इवेंट वो इवेंट है जिसमें केवल ठीक ठीक एक ही परिणाम होती है। सो इन इवेंट जिसमें ठीक ठीक एक परिणाम होता है। और कंपाउंड इवेंट क्या है? कंपाउंड इवेंट वो है वो जो सिंपल नहीं है। सो या तो उसमें एक से ज्यादा परिणाम है या एक से कम परिणाम है। सिंपल इवेंट में ठीक ठीक एक ही परिणाम होता है। तो अगर ये एग्जाम्पल्स की तरफ हम फिर से जाएं तो उसमें देखते हैं कि इसमें ये जो 6 हमने इवेंट्स अलग अलग देखे हैं ABCDEF, उसमें सिर्फ एक उदाहरण 3 इवेंट ए ये सिंपल इवेंट है और बाकी सारे इस उदाहरण में बाकी सारे इवेंट्स जो है, घटनाएं जो है वो कंपाउंड इवेंट्स हैं। फाइनली इस लेक्चर के लिए एक ये एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी को मैं लिखने जा रहा हूं। हम रैंडम एक्सपेरिमेंट
परफॉर्म करते हैं, एक प्रयोग करते हैं, जैसे कि पासा उछालना। हमने देखा उसके सैंपल स्पेस क्या है। जब हम उछालते हैं और उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि परिणाम कौन सा आया है, तो 6 में से केवल एक परिणाम आएगा। एक भी हो सकता है, 2 या 3 या 4 या 5 या 6, उसमें से कोई भी एक परिणाम आ सकता है। हम उसको देखेंगे कौन सा परिणाम आया है, और जब हमने देखा कि वो कौन सा परिणाम है, समझ लीजिए परिणाम है 3, ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो परिणाम 3 है वो इन एग्जाम्पल्स में इवेंट एफ में है, उदाहरण 2, और इवेंट बी में है और सी में है। तो हम कहेंगे चूंकि परिणाम था 3, हम कहेंगे कि इवेंट एफ घटा है, इवेंट बी भी घटा है, इवेंट सी भी घटा है, लेकिन इवेंट ई जिसमें 3 मौजूद नहीं है और ए और डी नहीं घटे हैं, सो उसका हम कहते हैं कि an event is said to occur if the outcome of an experiment is contained in an event A is said to occur if the outcome of an experiment is contained in the event. So तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो विधान है, वो हम काफी रेगुलरली यूज करेंगे।